नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो आज का क्लास है वो प्राचीन भारत में आने वाले विदेशी यात्री जो थे उनके ऊपर आज का हमारा जो क्लास है वो आधारित है। तो हमने ईरानी और यूनानी जो विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में पहले ही अपने इस क्लास से पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हमने इन सभी के बारे में देख लिया था। और आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा चीनी यात्रियों के ऊपर आधारित है, यानी कि जो भारत में जो चीनी यात्री आए हैं उसके बाद एक जो यात्री आए हैं उनके बारे में हम आज देखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे चीनी यात्री हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ आज का जो हमारा क्लास है वो चीनी यात्रियों के बारे में है। चीनी यात्री के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो चीनी यात्री सबसे पहले भारत में आए हैं उनका वर्णन जो हमें देखने को मिलता है वो हम उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें सुंग युन नामक एक चीनी यात्री हैं जो कि भारत में आए, भारत के बारे में उन्होंने वर्णन किया है और उनके बारे में जो जानकारियां हैं वो हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में देखेंगे, सुंग युन के बारे में। सुंग युन ये प्रथम चीनी यात्री हैं जो कि भारत के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो आपको एक बार बता दूं, ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के विद्वान है। ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के विद्वान हैं। और इनके बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है कि इन्होंने भारत का जो वर्णन है वो किया है। लेकिन एक बात इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि यह भारत नहीं आए थे। यह जो यात्री थे यानी कि सुंग युन थे, जो सुंग युन जो थे, सुंग युन भारत नहीं आए थे। भारत नहीं आए थे। और इनके बारे में एक जो बातें हमें देखने को मिलती है कि इन्होंने तब भारत के बारे में जो अपनी पुस्तक है उसमें किस प्रकार से वर्णन किया है, तो उसका जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि इन्होंने जो भारत के बारे में अपना वर्णन दिया है वह जो चीनी उस समय भारत का जो व्यापार था वो चीन के साथ और बाकी रोम, इराक इन सभी के साथ था। प्राचीन काल में आप देखेंगे तो भारत का जो व्यापार था वो काफी ज्यादा विकसित था, यानी कि आधुनिकता से अगर हम देखें आधुनिक भारत का जो आज का जो हमारा व्यापार है उससे कहीं अधिक हमारा जो प्राचीन काल में विदेशों में हमारा व्यापार जो था वो स्थापित था। तो हम देखेंगे कि जो चीनी व्यापारी उस समय भारत पे आते थे और यहाँ की जो कही सुनी बातें उनको जाके बताते थे, यानी इनको जो बताते थे उसके आधार पर इन्होंने अपनी पुस्तक में इस भारत का वर्णन किया है। तो यह भारत आने वाले चीनी व्यापारियों के आधार पर भारत का वर्णन किया है। तो इनके बारे में हमें ऐसा जानकारी जो है वह देखने को मिल जाता है कि यह भारत का जो वर्णन करते हैं वो भारत में आने वाले जो चीनी यात्री थे, यानी यहाँ से जो भारतीय जो जाते थे चीन में व्यापार के लिए और जो वहां से यात्री आते थे भारत में, तो उनकी कई सुनी बातों के आधार पर इन्होंने भारत का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। हालांकि इनकी पुस्तक का जो नाम है वो हमें ज्ञात नहीं होता क्योंकि इनकी जो पुस्तक है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती, हालांकि इनके बारे में मिलती है। तो आपको एक बात और नोट करना है कि यह जो थे यह प्रथम हमें चीनी यात्री हैं जो कि रुचि लेते हैं भारत के बारे में और भारत के बारे में वर्णन करते हैं। तो ये प्रथम चीनी यात्री हैं, ये प्रथम चीनी लेखक हैं। कह सकते हैं कि लेखक कहेंगे क्योंकि यात्री इन्होंने भारत में यात्रा नहीं की है, तो इस प्रकार से हम इनको यात्री नहीं करेंगे। चीनी कह सकते हैं कि लेखक हैं जिन्होंने भारत के बारे में वर्णन किया है। तो सबसे पहला हमें जो पहल देखने को मिलता है वो सुंग युन के द्वारा हमें देखने को मिलता है। अब इस फीचर में हम देखेंगे, इस फील्ड में हम देखेंगे कि इनके बाद एक और हमें चीनी यात्री देखने को मिल जाते हैं
जिनका नाम है फाहियान। तो फाहियान के बारे में आज हम जितनी उनके बारे में आपको बता दूं कि चीनी यात्रियों में हमारे 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टबो कह सकते हैं कि जो अगर यूनानी में देखेंगे तो वहां पे हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यात्री हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है। और अगर हम चीनियों के बारे में देखेंगे तो हमें जो चीनी यात्री हैं उनमें से हमें सबसे ज्यादा फाहियान और हेंगसुआंग का हमें वर्णन देखने को मिलता है। और बाकी के हमें थोड़े से जो जानकारी है, एक कह सकते हैं कि चीनी यात्रियों के बारे में जो जानकारी है वो हमें प्राप्त हो, तो उसके आधार पे हम चलेंगे। तो हम सबसे पहले अब फाहियान के बारे में देखेंगे। फाहियान जो हमारे दूसरे चीनी यात्री हैं यह है फाहियान। और इनके बारे में एक बात और आपको बता दूं कि यह भारत आने वाले हमें पहले ऐसे वर्णन देखने को मिलता है कि जो भारत में आए हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि आपको देखने में और समझने की दृष्टि से थोड़ा ज्यादा आपको समझ आए। तो आप देखेंगे कि जो फाहियान है यह हमें पहले ऐसे मतलब ज्ञात जो मिलते हैं कि ये भारत आए हैं और इनके बारे में वर्णन करते हैं। तो इनका जो समय है यानी कि यह सन 399 ईस्वी में भारत में आते हैं। यह भारत में 399 ईस्वी में आते हैं। और फिर यहां से फिर यहां से 414 ईस्वी में 414 ईस्वी में वापस चले जाते हैं। वापस चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये पहले से यात्री हैं जो भारत आते हैं। और इनका जो किताब है, आपको एक बात और बता दूं, आपको किताब के बारे में जानकारी तो पहले से होगी। इनका जो पुस्तक है, इनका पुस्तक का नाम है फो क्यू की। यानी कि आप देखेंगे कि इनका अगर इनके नाम का वर्णन देखें तो अगर हम हेंगसुआंग की पुस्तक को देखें तो वहां पे हमें सी क्यों की देखने को मिलता है। और यहाँ पे इनका जो हमें पुस्तक है वो हमें फो क्यों की देखने को मिलता है। इनकी पुस्तक का नाम फो क्यों की फो क्यों की उनकी पुस्तक का जो नाम है वो फो क्यों की है। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई जगहों पे ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और एक बात आपको बता दूं कि यह जब भारत आए हैं तो इनका जो आने का मार्ग है वो स्थल मार्ग है। यह स्थल मार्ग से आए थे और जल मार्ग से वापस गए थे। यानी कि यह जब भारत आए थे, यह जब भारत आए थे तो जल मार्ग से आए थे और स्थल मार्ग से, सॉरी माफ कीजिएगा गलत हो गया। यह जब आए थे तो स्थल मार्ग से भारत आए थे और जल मार्ग से वापस गए थे। तो आपको एक बार बता दूं कि यह जो आए थे भारत स्थल मार्ग से आए थे ठीक, और जल मार्ग से वापस गए थे और जल मार्ग से भारत से वापस गए थे। भारत से वापस गए। अब हम देखेंगे कि इनके बारे में और हमें क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है। ये किसके दरबार में आए थे, किसके शासनकाल में, उस समय भारत में किसका प्रभुत्व था, यानी किस वंश का शासक था। तो आपको बता दूं कि इस समय जो गुप्त वंश इस समय भारत पे विराजमान था। और गुप्त वंश का जो हमें
वर्णन है वो देखने को मिलता है। तो इस समय कह सकते हैं मगध और पाटलिपुत्र हो गई थी। तो इसमें जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, इस समय चंद्रगुप्त, यहाँ पे मैं द्वितीय लिख देता हूं, और इनकी जो उपाधि थी वो विक्रमादित्य की थी। विक्रमादित्य की थी के दरबार में किस समय में आया था, किस समय में आया था। और एक बात आपको बता दूं कि यह भारत क्यों आया था, इसके मतलब इसका आने का पीछे प्रयोजन क्या था। तो आपको बता दूं कि जितने भी हमें चीनी यात्री भारत में आए हैं, उनका एक मुख्य जो उद्देश्य होता था वो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे भगवान बुद्ध, उनके दर्शन करने और उनके जन्म स्थान पे उन्होंने किस प्रकार से अपनी कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति की, कहाँ पे ज्ञान दिया, कहाँ पे वो निवास करते थे, कहाँ पे वो रहते थे, कहाँ पे उनका विहार है, इन तमाम चीजों को देखने के लिए आते थे। लेकिन यह जो थे, यह विनय पिटक की खोज में आए थे। आपको पता होगा कि जब बौद्ध धर्म में, आपको अभी तो मैंने बौद्ध और जैन के बारे में आपको नहीं बताया, लेकिन आपको बता दूं कि जो बौद्ध धर्म था उसके हमें तीन त्रिपिटक देखने को मिलते हैं, इनको त्रिपिटक कहा जाता है। तो उनमें हमें जो एक विनय पिटक है, विनय पिटक, अभिधम पिटक, और एक और पिटक है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो उसकी जो खोज है वो आए थे, यानी कि यह जो आए थे भारत, वह विनय पिटक की खोज में भारत आए थे। यह भारत विनय पिटक की में आए थे। तो इस चीज को आपको नोट रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो आए थे ये किस कारण से भारत में आए थे। तो इन्होंने जो त्रिपिटक था उसमें से एक विनय पिटक था, उसकी खोज में यह भारत आए थे। और यह इनके बारे में और हमें जो जानकारी देखने को मिलती है कि इन्होंने तमाम वर्णन जो अपने पुस्तक में किया है वो किया है। और तो हम इन सभी को देखते हुए चलेंगे। एक बात और आपको बता दूं कि यह जो थे, यह दक्षिण भारत नहीं गए थे। यह जो थे, यानी कि जो फायान थे, यह दक्षिण भारत की तरफ नहीं गए थे, और इन्होंने अशोक के 6 स्तंभों का कह सकते हैं कि जो दर्शन है वह किया था। यह दक्षिण भारत नहीं गए थे, और इन्होंने इन्होंने अशोक के, सम्राट अशोक की बात कर रहा हूं, अशोक के 6 स्तंभों का यात्रा किया था। और एक चीज आपको बता दूं कि इन्होंने और भारत में तमाम जगहों पर जो है वह इन्होंने यात्रा किया था। तो उन सभी के बारे में आपको बताऊं कि इन्होंने भारत में ताम्रलिप्ति, काशी, वाराणसी, सारनाथ, बोध गया, और जो उनकी तमाम जो जगह थी वहां पे इन्होंने अपना जो यात्रा है उसको किया था। इन्होंने भारत में ताम्रलिप्ति, गया, वाराणसी कह सकते हैं या काशी कह सकते हैं, काशी, और जो तमाम जगह थी बिहार में आप जगह गया है, सारनाथ है, और तमाम जगह हैं जहां पे इन्होंने भारत में यात्रा की थी। मथुरा, वाराणसी, पाटलिपुत्र, मथुरा, वाराणसी, पाटलिपुत्र, अवंती,
और आदि जगहों पे यह इन्होंने भारत की यात्रा की थी। इसके बारे में इन्होंने वर्णन दिया है कि इन्होंने इस जगह पे यात्रा की थी। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने इस जगह पे जब यात्रा की तो इन्होंने अपने किताब में जो लिखा है, भारत के बारे में लिखा है, तो भारत में एक व्यवस्था थी जिससे ये बहुत ज्यादा खुश थे। तो इन्होंने भारत में कहा था कि यहाँ पे मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, अर्थदंड दिया जाता था। यानी कि जैसे कोई अपराध करता था तो उसको मृत्यु दंड ना दे करके उससे कुछ पैसे और कुछ जो उसकी राशि थी वो ले ली जाती थी, जो दंड की राशि थी वो उससे वसूल कर लिया जाता था। यह चीज में इन्होंने बड़ाई की है। इन्होंने भारत में जो दंड विधान था उसका वो बताया है कि यहाँ पे अर्थदंड था, मृत्यु दंड नहीं था। भारत में दंड विधान में अर्थदंड दंड की बात कही है और मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में वर्णन देखने को मिल जाता है कि इन्होंने जो वर्णन किया है वो तमाम चीजें, और इन्होंने मध्य देश का भी वर्णन किया है। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने मध्य देश का वर्णन किया है। इन्होंने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है। इन्होंने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है। ब्राह्मणों का देश कहा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है। तो ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज को नोट करना है कि ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट करके रखिएगा। और एक बात आपको बता दूं, इन्होंने शूद्रों में इन्होंने चांडाल की जो कह सकते हैं कि चांडाल का जो वर्णन है इन्होंने किया है, और इन्होंने बताया था, इन्होंने चांडाल का वर्णन किया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इन्होंने इन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि यहाँ पे जो चांडाल थे वो उनको एक निम्न जाति में रखा जाता था। यानी कि वो निम्न जाति में थे, उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाता था। और गांव में वो अगर गांव के आसपास आते हैं तो वो अगर गांव के आसपास आते थे तो वो ढोल नगाड़े अपने साथ लेकर चलते थे, ताकि गांव के जो लोग हैं वो गांव के अंदर चले जाएं तब वो जाते थे। उनको गांव में प्रवेश जो था वो वर्जित था। ऐसा वर्णन इनका हमें देखने को मिलता है। इन्होंने चांडालों का वर्णन किया है। चांडालों का वर्णन किया है। और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे काफी समय तक रहे थे, तो इन्होंने यहाँ के भोजन व्यवस्था के बारे में जो वर्णन है वो किया है। इन्होंने संपूर्ण भारत, जहां तक इन्होंने भारत की यात्रा की थी वहां पे इन्होंने ऐसा बताया था कि भारत में मांस प्रथा, यानी कि आप देखेंगे कि सब शाकाहारी भोजन का यहाँ पे प्रचलन था। इन्होंने इनका वर्णन है कि भारत में शाकाहारी भोजन का प्रचलन था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो तमाम वर्णन है वो देखने को मिल जाती है। अब ये जब भारत से वापस जाते हैं तो इन्होंने किस मार्ग का जो है वो अनुसरण किया है उसका भी वर्णन हम लोग कर लेते हैं। इन्होंने किस किस मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत से वापस गए थे। तो यह मैंने आपको बताया कि आए तो थे स्थल मार्ग से, लेकिन जब ये भारत से गए हैं तो इन्होंने जल मार्ग का सहारा लिया है। और जल मार्ग से यह जब ये वापस जाते हैं तो ताम्रलिप्ति से श्रीलंका, श्रीलंका से दक्षिण पूर्व एशिया होते हुए यह भारत से वापस जाते हैं। भारत से वापस ताम्रलिप्ति, श्रीलंका
एक मिनट, श्रीलंका से मध्य एशिया एशिया होते हुए वापस जाते हैं, होते हुए यह चीन चीन वापस जाते हैं, वापस 414 ईस्वी में चले जाते हैं। एक चीज की मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि यह दक्षिण भारत नहीं गए थे, ऐसा वर्णन मैंने आपको बताया है। तो इनके बारे में एक बात और बता दूं कि अगर दक्षिण भारत ये गए होंगे यार, तो एक बात आप इनके बारे में जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है वो आपको इसको कट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर ये श्रीलंका से वापस गए हैं तो ये दक्षिण भारत जरूर से जरूर गए होंगे। तो यहाँ पे भी इनका एक चीज मैंने जो आपको बताया कि ये दक्षिण भारत नहीं गए थे, ये दक्षिण भारत नहीं गए थे, इस चीज को आप जो है इसको काट दीजिएगा, क्योंकि यह शायद हेंग स्वांग के लिए था। जो मैंने आपको बताया कि यह हेंग स्वांग के लिए था कि वो दक्षिण भारत नहीं गए थे, उनके बारे में हमें वर्णन जो देखने को मिलता है वो इसमें देखने को मिलता है। तो आप इसको कट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इनका नहीं है, ये हेंग स्वांग का है। तो मैंने हेंग स्वांग को पढ़ा था तो मैंने उनके बारे में आपको बता दिया। और एक बात आपको बता दूं कि ये पहले ऐसे हमें चीनी यात्री देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपनी यात्रा को लिपिबद्ध किया था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यह प्रथम चीनी यात्री थे जिन्होंने अपनी यात्रा को लिपिबद्ध किया था। या हाँ, तो इस कारण से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने अपने भारत में जो आए हैं तो इन्होंने भारत में आते समय अपना जो एक मार्ग था, जिस मार्ग का अनुसरण किया था, उस मार्ग को इन्होंने लिपिबद्ध करते हुए ये भारत से आगे गए थे। तो इनके बारे में ये जो तमाम बातें हमें देखने को मिलती है वो इन्हीं की पुस्तक में, जो मैंने आपको बताया कि फोक की है, तो इस पुस्तक में ही इसके बारे में हमें सारे वर्णन देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे और इनके बारे में तमाम ऐसे बातें हमें देखने को मिलती है कि इन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि भारत में जो वैश्य धर्म था, सॉरी माफ कीजिएगा, जो वैश्य जाति थी वो महात्मा बुद्ध को काफी ज्यादा अनुदान देती थी, इसलिए इन्होंने उनकी ज्यादा इन्होंने बड़ाई की है। यानी कि इन्होंने वैश्यों को काफी ज्यादा उत्तम बताया है कि यहाँ पे जो वैश्य थे वो काफी जो दान था वो बौद्ध धर्म को किया करते थे। उस कारण ने इन्होंने बौद्धों को ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा इन्होंने अपने ग्रंथ में, अपने रचना में उनका ज्यादा जो वर्णन है वो किया है। तो उनके बारे में ऐसा हमें वर्णन देखने को मिल जाता है। और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य को एक समृद्ध साम्राज्य के रूप में दिखाते हैं कि यहाँ पे जो साम्राज्य था वो काफी फलता फूलता था और काफी ज्यादा इनके बारे में वर्णन देखने को मिल जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आज हमने सुंग यून के बारे में देखा, जो कि पहले इतिहासकार है, सॉरी माफ कीजिएगा, जो पहले चीनी यात्री नहीं कहेंगे, चीनी लेखक कह सकते हैं, जो पहले हमें चीनी लेखक के बारे में जो पहली जानकारी देखने को मिलती है वो यही है। उसके बाद हमने देखा फाहियान के बारे में। तो मैंने फाहियान के बारे में आपको बताया कि यह 399 ईस्वी में भारत आए थे और 444 ईस्वी में यह भारत से वापस चले गए थे। और उसके बाद इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है पो क्यू की है। और जो इन्होंने रास्ता, मतलब ये भारत से जब वापस जाते हैं तो जिस इन्होंने मार्ग का अनुसरण किया था वो ताम्रलिप्ति से श्रीलंका होते हुए मध्य एशिया होते हुए यह जल के रास्ते से यह भारत से वापस चले गए थे। और इन्होंने ताम्रलिप्ति में 2 साल और पाटलिपुत्र में 3 साल तक अपना जो समय है वो दिया था। इन्होंने पाटलिपुत्र, यह 3 साल तक पाटलिपुत्र में रुके थे और 2 साल तक यह ताम्रलिप्ति में रुके थे। तो आप इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यह 3 साल तक, वर्ष तक पाटलिपुत्र पुत्र और 2 वर्ष तक ताम्रलिप्ति में रुके थे।
तो ये जो वर्ण है ये भी आप इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने आपको इनके बारे में सारी बातें बताई वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या रहता है कि कुछ कुछ जो चीजें याद आती रहती है मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। तो ये सब सारी चीजें जो थी इनके बारे में हमें देखने को मिल जाती है। यह ताम्रलिप्ति गया, बोध गया जो था, बोध और गया जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहां पर, और काशी, सारनाथ, मथुरा, वाराणसी, पाटलिपुत्र, अवंती, ऐसे तमाम जगहों पे यह भारत में इन्होंने भारत की यात्रा की थी। और इन्होंने भारत में यात्रा जो की थी उसकी खोज का मुख्य कारण था यह भारत में विनय पिटक की खोज में आए थे। जो एक बौद्ध ग्रंथ है, त्रिपिटक है, उसमें से एक विनय पिटक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो उन्हीं की खोज में भारत में आए थे और उसके बारे में हमें वर्णन देखने को मिल जाता है। और जब यह भारत से वापस गए तो वो भी मैंने आपको बताया। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, जो विक्रमादित्य की जिन्होंने उपाधि धारण कर रखी थी, उनके शासनकाल में भारत में आए थे। और यह इनके शासनकाल को काफी ज्यादा समृद्ध और काफी ज्यादा विशाल विकसित बताते हैं। और इस प्रकार से हम देखेंगे इनके बारे में जो तमाम बातें हैं वो देखने को इसी प्रकार से मिलती है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको यह जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट के रूप में आपको मिलती रहें और आप इसको नोट्स बनाते रहें। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा क्लास है यहीं तक रहेगा। अब आगे हम हेंग स्वांग के बारे में देखेंगे क्योंकि हेंग स्वांग और फाहियान जो है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चीनी यात्री हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास को यहीं रखते हैं। जय हिंद।